जय हिंद विद्यार्थियों, बहुत बहुत वेलकम, आपका स्वागत केवाईटी की शानदार चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे रेलवे के अंदर जो बहुत ही बम्पर भर्तियां आ चुकी हैं ग्रेजुएट लेवल की, या फिर जो 12th लेवल के बच्चे हैं, 12th पास आउट हो चुके हैं, सरकारी जॉब की तरफ तैयारी कर रहे हैं, उन सारे विद्यार्थियों को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनकी जो लगातार मेहनत चल रही है वो अगर ऐसे लगातार मेहनत करते रहे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आने वाला है। तो इन तमाम इंफॉर्मेशन के साथ आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो रेलवे के अंदर 2026-27 के अंदर बम्पर भर्तियां आ चुकी हैं, आप जान रहे हो। ठीक है, एक ग्रेजुएट और 12th पास वाले विद्यार्थियों के लिए है। अब इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, आपके एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या होगी, कौन कौन सी पोस्ट में आपको सिलेक्शन मिलेगा, जैसी मैं A to Z इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। तो शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को देखना। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले इस वीडियो की इस चैनल की पहुंचते रहे। देखो, आज हम बात करने का हमारा मेन मकसद क्या है कि भर्तियों की पूरी जानकारी हम बात करेंगे, इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी करेंगे, डीप करेंगे, और पद, परीक्षा तिथि और पैटर्न, विस्तृत सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और कट ऑफ क्या होता है, तमाम ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगा जो एक विद्यार्थी के अंदर इन सब क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल पाता है। तो आज मैं इन सब तमाम चीजों का जवाब लेकर के आपके सामने आया हूं। तो देखना इस वीडियो का मेन मकसद क्या होगा। आज की क्लास का एजेंडा आपके सामने आ चुका है। क्या बात होगी, भर्ती का परिचय और रिक्तियां, ठीक है, और क्या बात होगी, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पदों की जानकारी, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया कैसे है, परीक्षा पैटर्न और विस्तृत सिलेबस क्या है, 5 से 6 महीने के रोड मैप की पूरी रणनीतियां बताई जाएगी, कैसे कैसे आपको अब आगे अपनी तैयारी में करना है। क्योंकि मेन मकसद, मेन टाइम आपका अब ये मेहनत करने का है। इसी टाइम के अंदर आपको पूरी मेहनत करनी है। इस मेहनत, अगर आपने आज मेहनत कर लिया तो कल आपकी एक बेहतर सरकारी नौकरी लगेगी। और जो लोग मेहनत करते हैं उनकी पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे उम्मीद के साथ कहा जा सकता है कि उनकी सिलेक्शन हो ही जाते हैं। खैर, अब तुम आगे देखना। सबसे पहले क्या है आपका एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी 2026 और 27 के अंदर। अगर मैं बात करूं एनटीपीसी के बारे में, तो रेलवे की सबसे बेहतरीन और सम्मानित नौकरियों में से एक है। सबसे सम्मानित और बेहतरीन नौकरियों में से आपका एनटीपीसी आता है। ये भर्तियां उन छात्रों के लिए जो रेलवे में अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। देखो, रेलवे की जॉब जो होती है बहुत ही सुरक्षित और रिस्पेक्टेड जॉब होती है, और बेहतरीन सैलरी के साथ साथ बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना होता है, जैसे तमाम फायदे ही होते हैं, ऐसे समझो। और क्या है, आप अगर 12वीं पास हो, ठीक है, आपने 12वीं पास वाले जॉब के लिए आपने एग्जाम दिया है, तो कुछ पदों पे आप चयनित होने पर छात्र 8 से 10 साल के अंदर कड़ी मेहनत के साथ वह बाद में प्रमोशन पा करके क्या हो जाते हैं, ग्रेजुएट लेवल तक के, जो ग्रेजुएट लेवल के लोग एग्जाम देते हैं, जिस पद पे पहुंचते हैं, वो जो 12th पास वाला विद्यार्थी होगा वो 8 से 10 साल के अंदर उसका प्रमोशन हो जाएगा और ग्रेजुएट लेवल की जॉब वो पा जाएगा। और क्या नोट करने की मैं बात ले आया हूँ जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी, ये एक नॉन टेक्निकल पद है। ये क्या, एक नॉन टेक्निकल करने का मतलब क्या है, यानी इसमें बीटेक या आईटीआई, क्या इसमें बीटेक या फिर आईटीआई, ऐसी कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं देखना है। ठीक है, ये कोई टेक्निकल जॉब नहीं होती है, तकनीकी डिग्री की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि ऐसी कोई यहाँ पे काम जरूरत पड़ती ही नहीं है। अच्छा, आपने एनटीपीसी के बारे में हर एक चीज के बारे में आपने पता कर लिया। अब आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आगे आपको मिलेगा कुल संभावित रिक्तियां, यानी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर है। तो देखना भाई, कुल पदों की संख्या लगभग 12,000 से 15,000 के बीच होगी। इसके अंदर क्या होगी, 12,000 से लेकर के 15,000 के बीच भर्तियां होगी, और बहुत बड़ा नंबर ही है। इस बार रेलवे ने पूरा खुश ही कर दिया, इतनी भर्तियां अचानक निकाल दिया है। जैसे उसने बोला था वैसे सेम उसने काम करता गया, जैसे उसने अपने कैलेंडर के अंदर निकाला था। इसमें क्या है, ग्रेजुएट लेवल और 12वीं या अंडर ग्रेजुएट लेवल के दोनों पद शामिल होंगे। ठीक है, इसके अंदर 12वीं का भी पोस्ट होगा, ग्रेजुएट का भी होगा और अंडर ग्रेजुएट का भी होगा। अच्छा, इस पूरे रेलवे विभाग में इस वर्ष एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी आदि को मिलाकर लगभग 60,000 सरकारी नौकरियां आने वाली हैं। लगभग 60,000 सरकारी नौकरियां आने वाली हैं, और बहुत ही ज्यादा नंबर बड़ा है। अगर मैं बात करूं, केवल फॉर्म भरने से नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, अब आप ऐसे इधर उधर की बात कर रहे हो कि अब पढ़ लेंगे, तो भाई ये सब अब मक्कारी करने का टाइम नहीं बचा हुआ है। अब 60,000 की संख्या बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है भाई, लेकिन प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन उससे भी कई अधिक है।
ठीक है, सरकारी नौकरी है और कंपटीशन इस समय आप समझ सकते हो किन लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जो लोग आज ही से मेहनत में लग जाएंगे, पूरी कड़ी मेहनत, दिन रात एक मेहनत करेंगे, उन्हीं लोग का होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा, अगर 60,000 है तो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे हो सकती है। आगे अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन और परीक्षा की डेट, देखो नोटिफिकेशन यानी अगस्त के अंत में या सितंबर 2026 की शुरुआत में आपका जो भी अगले 30 से 35 दिन के भीतर आपका नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, रेलवे बोर्ड ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इन्हीं के बीच आपका नोटिफिकेशन यानी अगस्त के एंड में, अंत में या फिर सितंबर के बीच आपका आ सकता है। CBT 1 परीक्षा, इसका मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस परीक्षा का समय क्या, नोटिफिकेशन के बाद केवल 4 से 5 महीने का समय मिलेगा। जैसे ही CBT 1 का नोटिफिकेशन आएगा वैसे 4 या 5 महीने का आपको टाइम मिलेगा। इसी परीक्षा में दिसंबर 2026 में या फिर जनवरी 2027 में होने की पूरी संभावना है। तो CBT 1 का जो आपका एग्जाम होगा वह क्या होगा, आपका दिसंबर में होगा, दिसंबर में 2026 दिसंबर में या फिर जनवरी 2027 के अंदर। अगर मैं अगली बात करूं ग्रुप डी की भर्ती, अगर मैं इसके बारे में बात करूं साथियों तो एनटीपीसी के तुरंत बाद सितंबर या अक्टूबर में ग्रुप डी की भर्तियां आ जाएंगी। लगभग ये भी 22,000 पद में आने की उम्मीद है। आगे अगर हम बात करें ऐसे, अब आगे देखना साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखना ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट और ब्राह्मी लेवल, अगर मैं इन तीनों के बारे में बात करूं, विशेषता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए ग्रेजुएट वालों के लिए, BA हो गया, BSc BCom BTech, और अंडर ग्रेजुएट के लिए आपका चाहिए 12वीं पास या किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट में क्या हो, 12वीं पास हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, समझ सकते हो। सिलेबस की अगर बात करूं बिल्कुल सेम है। ठीक है, दोनों क्या है, सेम है, जो सिलेबस इसका होगा वो सिलेबस इसका भी होगा। प्रश्नों का लेवल अगर देखा जाए लगभग समान रहता है। अगर मैं नौकरी के प्रकार देखूं तो यहाँ पे सीनियर पद मिलता है और यहाँ छुप रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ जूनियर पद मिलता है। दोनों परीक्षा पूरी, क्या लिखा है यहाँ पर दिख नहीं रहा है, पूरी भाषाओं में का सिलेबस 100% सेम। ठीक है, दोनों को परीक्षाओं का सिलेबस 100% सेम होता है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, मुझे भी नहीं दिख रहा है, खैर चलो वो अलग बात है। अब अगर हम यहाँ बात करें ग्रेजुएट लेवल के प्रमुख पद, जो ग्रेजुएट लेवल का होगा उसके कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे मिलेंगी, तो ग्रेजुएशन पास छात्रों के लिए रेलवे ने निम्नलिखित शानदार पद होते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर आपका हो गया, गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया आपका, टिकट सुपरवाइजर आपका हो गया, या फिर अकाउंटेंट असिस्टेंट हो गया, ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया। ये क्या है, यानी ये क्या है, ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट है। ये जो आपके पोस्ट दिख रहे हैं वो सब क्या है, ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट यहाँ पर हैं। आगे अगर मैं बात करूं 12वीं पास 12th लेवल के जो होंगे आपके क्या होंगे, टिकट क्लर्क यानी आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, या फिर सीनियर क्लर्क टर्म टाइपिस्ट आपका हो गया, जूनियर क्लर्क आपका यहाँ पे हो गया, ट्रैफिक असिस्टेंट क्लर्क हो गया। तो ये आपके क्या है, 12वीं लेवल के आपके जो पोस्ट होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अगर बात करें एज और आयु सीमा में छूट, अगर मैं एज वगैरह की बात करूं, यहाँ पे एज वगैरह भाई बहुत मायने रखती है। ठीक है, जैसे क्या है, अगर सामान्य जनरल UR से हो तो 18 से 35 साल तक, और 12वीं के लिए 18 से 30 साल के अंदर। ठीक है, एक ग्रेजुएट लेवल की है, एक 12th पास के लिए है। अगर आप OBC हो, ग्रेजुएट हो तो 18 से 36 साल, और आप अगर ग्रेजुएट हो और क्या हो, OBC हो, अगर आप 12वीं पास हो तो आपको 18 से 33 साल तक होना चाहिए। SC ST के लिए 5 साल की छूट मिलती है और OBC वालों के लिए 3 साल। इसमें 18 से 38 है और इसमें क्या 18 से 35 साल। अच्छा, आगे अगर बढ़े हम लोग, देखना एक सेकंड, देखना यहाँ क्या दे रखा आपका, यहाँ देख रहा है चयन का प्रोसेस क्या है। 5 प्रमुख चरण होते हैं। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड CBT 1 एग्जाम होता है, स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। इसको अगर आप क्वालिफाई करोगे तभी आप नेक्स्ट एग्जाम दे पाओगे। अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया है तो आप अगला एग्जाम नहीं दे सकते हो। सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा हाँ आप इस एग्जाम को देने में सक्षम हो। अगला आपका CBT 2 होगा, इसमें मुख्य परीक्षा 120 नंबर की होती है और यहीं से मेन मेरिट आपकी बनेगी। अगला क्या स्किल टेस्ट क्या है, स्टेशन मास्टर के लिए
आपका हो गया साइको टेस्ट हो गया, क्लर्क टाइपिस्ट पदों के लिए आपका हो गया टाइपिंग टेस्ट होता है, और क्या है मेडिकल टेस्ट आपका रेलवे मानकों के अनुसार मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सब कुछ आपको क्या होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, डुप्लीकेट कुछ भी आपको नहीं रखना है। यहाँ पर नहीं है तो आप अभी सब अपने तैयार कर लो। अगली पॉइंट आपके सामने आएगी, अगला आएगा CBT1 जो आपका एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होता है। देखना साथियों, आपका मैथमेटिक्स आता है 30% आते हैं 30 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। रीजनिंग आपका आता है 30 क्वेश्चन का 30 नंबर का। ऐसे ही सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस आता है 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। टोटल 100% 100 नंबर के। और एक बात यहाँ है, आपको टोटल जो टाइम मिलेगा, जो आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा आपको? 90 मिनट मिलेगा, 90 मिनट मिलेगा। साथ में क्या है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होता है। नेगेटिव मार्किंग यानी आपने अगर एक क्वेश्चन को आपने सही कर दिया, एक क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया, तो आपका जो सही क्वेश्चन है वहां से 0.25 नंबर क्या होंगे? काट लिए जाएंगे, यानी 0.75 नंबर आपको मिलेगा। तो बड़े ध्यान से साथियों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। आगे मैं बात करूं, अगर मैं और सिलेबस की बात करूं मैथ की, तो इसमें देखो रेलवे में एडवांस मैथ की तुलना में अर्थमेटिक अंकगणित के वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 20 से 22% आपके यहाँ पर आते हैं। और क्या है, अर्थमेटिक टॉपिक्स आपके हो गए नंबर सिस्टम, LCM HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क एंड क्या हो गया आपका SI यूनिट वगैरह हो गया, या फिर रेशियो आपका हो गया। एडवांस टॉपिक आपके 8 से 10% इसके अंदर आते हैं। मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिक्स हो गया। ठीक है, तो आपके मैथ के जो एडवांस बढ़िया लेवल के चैप्टर्स हैं जहां से ज़्यादातर हर साल क्वेश्चंस आपके आते हैं। आगे अगर हम बात करें आपका रीजनिंग आ गया। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो रीजनिंग में कुल क्या आते हैं? 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 में से 30 शुरू करने का लक्ष्य आपको रखना है, यानी आपको ये लक्ष्य रखना है कि 30 में से 30 क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाए। रेलवे के पास लगभग 300 फिर लक्ष्य सवाल है जो बार बार क्या है घुमाकर पूछे जाते हैं। वही 300 सवाल क्या होते हैं? बार बार घुमा करके पूछे जाते हैं। मेन अगर टॉपिक हो गया ब्लड रिलेशन हो गया, वेन आरेख हो गया, डायग्राम्स हो गया, न्याय निगम हो गया आपका, इसके बाद क्या है श्रृंखला हो गया, जाबलिंग हो गया। ये मेन आपके चैप्टर्स हैं जहां से रीजनिंग के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ 300 जो क्वेश्चंस हैं उनको अपनी क्लास के अंदर ऑलरेडी कराएंगे, तो वहाँ उसके बारे में बात किया जाएगा। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस के बारे में, अगर मैं जनरल अवेयरनेस के बाद बात करूं तो कुल आपके आते हैं 40 नंबर के 40 क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा वेटेज इतिहास, राजनीति, करंट अफेयर का होता है। और क्या है आपके 8 से 10 करंट अफेयर जो 1 साल के पिछले होते हैं उसके क्वेश्चंस आपके आते हैं यहाँ पर। इतिहास, राज्य व्यवस्था आपका हो गया, सबसे अधिक वेटेज होता है। सामान्य विज्ञान लगभग 5% आते हैं। ग्रुप डी में साइंस ज़्यादा आता है, NTPC में कम आता है। भूगोल, अर्थशास्त्र आपका, अर्थव्यवस्था हो गया आपका, यहाँ पर सीमित प्रश्न होते हैं। आपके क्या हो गया स्टैटिक GK यानी एंड योजनाएं, कला, संस्कृति, पर्यावरण और सरकारी योजनाओं के बारे में। ये आपका जनरल अवेयरनेस के बारे में जो मेन टॉपिक्स थे जहां से हर साल बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखना वेतन और भत्ते के बारे में। अगर हम इसके बारे में बात करें साथियों तो रेलवे NTPC में आपका जोड़ने के बाद, भत्ते जोड़ने के बाद इन हैंड सैलरी बहुत आकर्षक होती है। अगर ब्राह्मी लेवल का आप है, अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं तो 35,000 से लेकर के 45,000 तक, अगर ग्रेजुएट लेवल के हैं तो आपका 50,000 से लेकर 67,000 रुपये तक आता है। उसके साथ अलाउंस जैसे रूम रेंट हो गया, महंगाई वाला हो गया, जैसी तमाम चीज़ें भी जोड़ी जाती हैं बाद में आपको मिलती हैं। आगे अगर मैं बात करूं कट ऑफ की वास्तविकता, देखना साथियों इसके बारे में देखना। अगर रेलवे NTPC का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लगभग 80 से 90% तक जाता है, क्योंकि जो आपका CBT1 होता है वह कठिन होता है। क्यों होता है? CBT2 की तुलना में क्या होता है? देखो CBT जो आपका ए होता है, देखो देखना एक बार, CBT आपका जो 1 होता है और CBT2 तो ये ज़्यादा टफ होता है। ये क्या होता है? जो आपका ये होता है इससे इजी होता है। क्यों होता है? क्योंकि भीड़ को छाटने के लिए कट ऑफ बहुत हाई ऊपर रखी जाती है ताकि क्या हो जाए, भीड़ एक हट जाए। ठीक है, और क्या है नोट करने वाली बात जो इम्पोर्टेंट है, यदि आपकी परीक्षा में केवल 60 से 70% हल करके आते हैं तो सिलेक्शन असंभव है। आपको 100% सिलेबस
कंप्लीट करना होगा ताकि आपको 80 से 90% स्कोर हो जाए। और 80 से 90% अगर आपने सही करके आ गया तो पूरी उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को यानी आप सिलेक्शन पा जाओगे, कोई दिक्कत लेने वाली बात यहाँ पर नहीं है। आगे अगर हम बात करें, छात्रों की दो श्रेणियां होती हैं, एक तो लापरवाह छात्र होते हैं जो श्रेणी में आते हैं, और एक गंभीर होते हैं। देखना, नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, कहते हैं जब नोटिफिकेशन आएगा तब उसके बाद हम अपनी तैयारी करेंगे, लेकिन एक होते हैं आज और अभी से तैयारी में शुरू हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, 1 से 1.5 घंटे के मैराथन वीडियो को सिलेबस खत्म करने की सोचते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सिलेबस की गहराई इसमें जाकर के पढ़ते हैं। जो आपके छात्र होते हैं वो गहराई में जाकर पढ़ते हैं। ये लोग क्या करते हैं, 1 से 1.5 घंटे की कोई वीडियो देख लिए बड़ी सी, उसके अंदर क्या किए, पूरा चैप्टर सिलेबस ही खत्म करने की सोच लिए। परीक्षा के 15 दिन पहले ट्रिक्स ढूंढते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेकिन ये 5 से 6 महीने तक लगातार अपनी पढ़ाई में लगातार रहते हैं। ये हमेशा काश पढ़ लिया होता है सोचते हैं, और ये डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका PYQ सॉल्व करते हैं। तो एक क्या है, लापरवाह छात्र और एक गंभीर छात्र के बीच एक बहुत बड़ा आपको अंतर देखने को यहाँ पे मिला। अगली बात अगर मैं बात करूं, सफल एक रणनीति अगर हम बात करें तो मैथ और रीजनिंग 100% आपकी एक्यूरेसी यानी 60 में से 60 नंबर लाने के टारगेट आपको रखना पड़ेगा। अगर आप इतना नंबर रखते हो तो आपके लगभग 50 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आपके गलत हो गए तो 50 नंबर आपके आ जाएंगे, लेकिन आपके सोच पे भी डिपेंड करता है। जो सिलेक्ट होते हैं उनका क्या है, इन दोनों विषयों में फुल स्कोर होता है। जिन लोगों का अक्सर सिलेक्शन होता है उनका इन सब्जेक्ट के अंदर फुल स्कोर होता है। ऐसा समझो कि ये नंबर आपके बढ़ाने में, सिलेक्शन कराने में बहुत ज़्यादा इनका हाथ होता है। जीए में संतुलन यानी जनरल अवेयरनेस में 40 प्रश्नों में से 20 से 25 को सुरक्षित स्कोर बनाया जा सकना, क्योंकि देखो जनरल अवेयरनेस का क्या है कि इनफाइनाइट क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके अंदर आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको कर ही लेने हैं। वैसे हम लोग कितने क्वेश्चन कर लेंगे अपने एग्जाम तक, ताकि हमें कोई दिक्कत हो ना, इतने क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई छूट ही ना पाए। बड़े लक्ष्य पर फोकस, जो छात्र ग्रेजुएट लेवल यानी बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए छोटे एग्जाम अपने आप कवर हो जाते हैं। भाई वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े होते हैं, आगे तक पढ़े होते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। खैर 5 से 6 महीने के बीच कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे कैसे अपने फाउंडेशन को, अपने बेस को मजबूत बनाना है, इसके बारे में अगर बात करें, फाउंडेशन कैसे मजबूत करें, तो शॉर्टकट ट्रिक्स से बचें। सबसे पहले आपको शॉर्टकट ट्रिक से बचें, क्योंकि ये शॉर्टकट ट्रिक कहीं कहीं यूज होती है, लेकिन हर एक जगह नहीं यूज होती है। आप किसी भी टीचर से अगर पूछोगे तो यही बताएगा, अगर बेहतर टीचर होगा, कि हर जगह शॉर्टकट ट्रिक नहीं यूज होती है। आपको अच्छे से पढ़ना होगा, हर एक कंसेप्ट को, बेसिक को गहराई से समझना होगा। अगर आपने बेसिक को समझ लिया तो जो बड़े लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो लोगों से इसलिए सॉल्व होते हैं क्योंकि उनका बेसिक नहीं क्लियर होता है। अगली अगर मैं बात करूं तो खुद आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। अपने नोट्स आपको खुद बनाने हैं, आपको समझ में आएगा कि आपने कैसे कहाँ पे क्या लिखा था। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लैंग्वेज अलग होती है बड़े छोटे क्वेश्चनों को लिखने में। दूसरों के PDF पे आप निर्भर बिल्कुल मत होना, उसके बजाय अपने हाथों से नोट्स बनाना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अपने से लिखना। दैनिक रिविजन यानी आपको आगे का पढ़ते जाएं लेकिन पीछे का भूले नहीं। नियम, हर 1 घंटे की पढ़ाई पर 30 मिनट का रिविजन आवश्यकता है इस समय, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर बना होता है, तो आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा मदद करेगा यहाँ पर आपकी जो भी पढ़ा हुआ है हर एक चीज़ याद करने के लिए। और मैं अगर अगली बात करूँ, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपको PYQ, रेलवे परीक्षार्थियों को जान PYQ है। रेलवे विद्यार्थियों के लिए PYQ क्या है, एक जान है। सबसे पहले चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, कंसेप्ट वाइज प्रीवियस ईयर को सवाल लगाएं। सबसे पहले आपको PYQ सॉल्व करना है, उसके बाद आपको ये पता चलेगा क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या फिर क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, या किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं। नए टेस्ट से बचें। रेलवे के लिए नए और भ्रामक टेस्ट सीरीज लगाने के बजाय केवल पिछले वर्षों के टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर लोगे तो बहुत उतना है। मॉक टेस्ट टेस्ट देने के बाद ये जरूर देखें कि गलतियां कहाँ हो रही है और कितनी मुझे सुधार करनी है, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए, एग्जाम में गलतियां ना हो जाएं। इन तमाम चीज़ों का खास ध्यान रखना, और जो नए नए टेस्ट रिलीज होंगे बड़े बड़े वीडियो चैनल के अंदर, उन सबसे बचते रहना। आप क्या करना, जो पिछले साल के टेस्ट पेपर्स हैं उनको सॉल्व करते रहना, बड़ी बड़ी चैनल के माध्यम से मत भागना, अपनी तैयारी इसी तरह रखना। अब देखना भाई, अब अगली पॉइंट हमारी क्या है, CBT 1। देखो, समय का कम। CBT परीक्षा के लिए केवल 4 से 5 महीने का इंतजार बहुत घातक हो सकता है। आज ही से आपको लग जाना है। सिलेबस समान है, 12वीं और ग्रेजुएट दोनों का सिलेबस और लेवल 100% क्या है, एक जैसा होता है। मैथ्स और रीजनिंग सिलेक्शन तभी होगा जब इन दोनों में आप 100% स्कोर करेंगे।
एक्यूरेसी क्या है, 1.5 घंटे के पेपर में समय के नहीं सही सवाल की चुनावी की जरूरत होती है। 1.5 घंटे के पेपर के अंदर समय नहीं आपको देखना है, उसके अंदर आप सवाल कितने सही कर ले जा रहे हो और कितने क्वेश्चंस आपके हो जा रहे हैं, इन बात पर रखता है। PYQ बिना प्रीवियस ईयर प्रश्नों के सॉल्व किए सिलेक्शन नामुमकिन के बराबर हो सकता है और है भी। अगली अगर मैं पॉइंट करूं, आखिरी आपके सामने क्या होगा, सोर्स आपके सामने दे रखा है। इन तमाम चीज़ों को देखना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ आप तक पहले तक पहुंचते रहे। फिर दोस्तों दोबारा नए वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।